हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ वर्मा क्लासेज में आपका स्वागत है। वर्ल्ड मैप की सीरीज में हम नॉर्थ अमेरिका का अध्ययन कर रहे हैं और आज के सेगमेंट में हम नॉर्थ अमेरिका के लेक और उससे जुड़े हुए शहर के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जब आप नॉर्थ अमेरिका से जुड़े हुए क्वेश्चन का आप पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे, हम पहले की सेगमेंट में भी बता चुके हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको लेक और उससे जुड़े हुए शहर के बारे में आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे लेक हैं और उस लेक के किनारे कोई ना कोई शहर विकसित हो गया है और वो शहर किसी न किसी रूप में एक चीज के लिए चर्चित है। तो एग्जामिनर उस लेक और उससे जुड़े हुए शहर जिसके कारण वो चर्चित है उसको मिलाकर या अलग अलग करके भी क्वेश्चन पूछता है। आप देखिएगा, यहाँ पर एक 5 फिंगर लेक का समूह है। आप बचपन में भी पढ़े होइएगा, बचपन अंडर मैट्रिक में भी। तो चूंकि उससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है तो इसको हम एक अलग सेगमेंट में अध्ययन करेंगे। आज के सेगमेंट में हम 5 फिंगर लेक के अलावा जो लेक है और उसका अध्ययन करेंगे और कुछ बाउंड्री लाइन के बारे में भी अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चूंकि इससे सबसे ज्यादा ये सेगमेंट सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और इसके बाद वाला जो सेगमेंट में 5 फिंगर लेक पढ़ाएंगे, इसलिए इस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ पर केंद्रित हो जाएं और कुछ समय दें, आप यहाँ पर पूरा फोकस करें। पहली बार में ही आपको पूरा का पूरा फैक्ट्स आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आप एक बाउंड्री लाइन का अध्ययन कीजिए। बाउंड्री लाइन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे भी जाते हैं, तो कुछ फैक्ट्स हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। देखिए, आपको यहाँ पर 49 डिग्री 49 डिग्री पैरेलल लाइन लैटिट्यूड मिलेगा। ये दोनों देश के बीच सीमा का निर्धारण करती है। आप गौर कीजिएगा, इतना आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अध्ययन आपने भी किया होगा। बहुत कम देश है जो कि अक्षांश को, बहुत बड़ी बात भी है, अक्षांश को अपना सीमा रेखा मान लिया है। इसलिए ये आपको सीधी रेखा भी मिलेगी, ऐसा बहुत कम मिलेगा आपको। तो कुछ फैक्ट्स है जो आप इसको लिख लीजिए। पहला लिखिए 49 डिग्री। देखिए, अक्षांश रेखा को ही समानांतर रेखा भी बोलते हैं, इसलिए इसको 49 डिग्री समानांतर रेखा भी बोलते हैं, तर रेखा भी बोलते हैं। ये यूएसए और कनाडा का सीमा निर्धारण करती है। दूसरा, विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये 8,890 किलोमीटर की है। यूएसए और कनाडा के बीच आपको ये निर्धारण 1846 में हुआ था। ओरेगन संधि के तहत, ओरेगन वहां एक क्षेत्र का नाम है, उसी संधि के तहत। ये सब थोड़ा फैक्ट लिख लीजिए, पूछा जाता है के तहत 1846 में हुआ था, ओरेगन संधि के तहत। अब गौर कीजिएगा, पूरे वर्ल्ड में आपको अक्षांश को मानने वाले बहुत कम आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलेगी। एक दो हैं जो हम आपको लिखा देते हैं यहां पर। ये आप समझ गए, 49 डिग्री लैटिट्यूड। एक दो और हैं जो हम आपको लिखा देते हैं, ये आप गौर कीजिएगा। देखिए, इसके अलावा जो अक्षांश को जिसने माना है, एक मिलेगा आपको 38वीं पैरेलल लाइन, समानांतर रेखा। आप नंबरिंग करते जाइएगा, कुछ एक दो हैं जो मैं बता रहा हूं। ये उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभक्त करती है, उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को। एशिया जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हम जाएंगे, यहां पर सिर्फ आप लिख लें
तो वहाँ पर उसके और डीप फैक्ट में जाएंगे। एक आपको मिलेगा, अब आपको ये अब नहीं मिलेगा, 17 डिग्री पैरेलल लाइन। ये पुराने ज़माने में था दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम के बीच, और उत्तरी वियतनाम। अब क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये अब दोनों देश मिल चुका है, दक्षिण वियतनाम और उत्तरी वियतनाम, इसलिए अब इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा 17 डिग्री का। लेकिन परीक्षा में पूछ सकता है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। एक आपको मिलेगा 20 डिग्री पैरेलल समानांतर रेखा या अक्षांश रेखा। ये आप अफ्रीका का, जब आप उत्तरी अफ्रीका में जब आप गौर कीजिएगा, आपको लीबिया और सूडान के बीच आपको, आप गौर कीजिएगा, एटलस में देखिए, एक बहुत एकदम छोटा सा देखिएगा पैरेलल लाइन रहेगा, इतना, ये देखिए आप, बहुत कम। ये आपको कितना 382 किलोमीटर की है, 382, बहुत छोटी है। ये आप लिख लीजिए, लीबिया और सूडान 382 किलोमीटर महज। एक छोटा सा आपको देखिएगा समानांतर यहाँ पर मिलेगा, इतना दूर, यही है 20 डिग्री। लीबिया, यहाँ हो गया लीबिया, और यहाँ हो गया सूडान, एलएस लिखते हैं। एक आपको मिलेगा अगला पॉइंट, और 22 डिग्री अक्षांश। ये आपको मिस्र और सूडान के बीच है। एक 24 डिग्री भी मिलेगा अपना कच्छ के रण में, छोड़िए इसको हम भारत के लोग नहीं मानते हैं, पाकिस्तान का चोंचलेबाजी है, इसको हटाइए, इतना ही रखिए। ये आपको समानांतर रेखा से, पैरेलल लाइन से मिलेगा। लेकिन सबसे आप गौर कीजिएगा, सबसे लंबी आपको यही है 49 डिग्री, 8,890 है, यूएसए और कनाडा के बीच व्यक्त होती है। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई दो देश अक्षांश को अपना विभाजन रेखा मान लें। एक और यहाँ पर तथ्य फैक्ट्स को पढ़िए आप। यहाँ अलास्का मिलेगा, यहाँ लिख लीजिए 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर, अलास्का बेल्ट। ये भी लॉन्गिट्यूड को माना है 140 डिग्री वेस्ट, 140 डिग्री वेस्ट, याद रखिएगा। अलास्का की कहानी थोड़ा अलग है। अलास्का को अमेरिका, ये कनाडा का भाग है, ये यूएसए हो गया, अच्छा से समझ जाइए, ये कनाडा का भाग है, और ये जो है आपको ये इतना दूर अलास्का का भाग, ये यूएसए का भाग है। ये भाग यूएसए ने रूस से खरीदा था 1800, आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिखते हैं, हम मिटा देते हैं, यहाँ लिखिए इसको, ये थोड़ा जान जाइए, इसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन डाल देता है। सूडान 141 डिग्री के बारे में थोड़ा जानिए। अलास्का 141 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अमेरिका ने इसे रूस से खरीदा था 1867 में। दरअसल रूस खुद ऑफर किया था कि आप अमेरिका को कि आप खरीद लीजिए, $7.2 मिलियन में उस वक्त खरीदा गया था। ये शोधकर्ताओं के लिए अभी भी रिसर्च का विषय है कि आखिर रूस ने ही क्यों खुद ऑफर किया। तो
शोधकर्ता या इतिहासवेत्ता जो हैं ये अपने अपने ढंग से इसको एनालिसिस करते हैं। एक मान्य तथ्य जो है कि क्रीमियाई युद्ध हुआ था 1854, क्रीमिया युद्ध आप हिस्ट्री में पढ़े होइएगा, 1854 से 56 के बीच हुआ था। इसमें ब्रिटेन हार जाता है, रूस हार जाता है, रूस के विरुद्ध इसमें ब्रिटेन वगैरह था, ब्रिटेन, फ्रांस, गठजोड़ था, टर्की था, इटली का सार्डिनिया था उस वक्त, ये हार जाता है रूस। इसके कारण इसको डेन्यूब का इलाका भी छोड़ना पड़ता है। तो रूस को लगा कि अब ब्रिटेन को हराने के लिए हमसे ज़्यादा मुफीद यूएसए होगा, तो इसलिए, और अलास्का का कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, तो रूस ने खुद ऑफर कर दिया यूएसए को कि आप इसको खरीद लीजिए, और $7.2 मिलियन में डील तय हो गया था। लेकिन ये कारण जो भी हम बताएं, ये कारण कयासबाजी है, कोई डॉक्यूमेंट्री आपको प्रूफ नहीं मिलेगा इसके बारे में। कुछ शोधकर्ता एक दूसरा कारण भी बताते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा, 141 डिग्री जो है ये 1867 में हुआ था। तो ये बाउंड्री लाइन से संबंधित कुछ फैक्ट्स था जिसको हम अध्ययन किए। अब हम लेक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको आप लिख लें, समझ लें, इसके बाद हम लेक पर आते हैं। आइए दोस्तों, अब लेक के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, पहले टॉक लेक के बारे में अध्ययन करेंगे। ये 49 डिग्री समानांतर बनाते हैं, 49 डिग्री पैरेलल लाइन हो गया। देखिए, सबसे पहले देखिए 5 फिंगर हम तो बताएंगे, अलग सेगमेंट में बताएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको लेक आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो लेकिन जिससे परीक्षा में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है हम उस पर गौर करेंगे। तो कनाडा में देखिए 4 लेक आपको मिलेंगे, 4 लेक। आप एटलस देखिए, आपको बड़े बड़े 4 लेक मिलेंगे। नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 लेक के बारे में अध्ययन करेंगे हम। पहला हो गया आपको ग्रेट बियर लेक। पहले आप नाम लिख लीजिए, तब इसके बारे में हम बताते चलेंगे। ग्रेट बियर लेक। दूसरा ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक। तीसरा लिखिए अथाबास्का लेक। चौथा लिखिए विनीपेग लेक। ये 4 आपको कनाडा में मिलेंगे, 5-6 हम बाद में जाएंगे जब यूएसए में है। तो ये 4 आपको कनाडा के हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कनाडा के हैं। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, विनीपेग लेक, ये 4 कनाडा का अध्ययन करेंगे। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, पूछे भी गए हैं। सबसे पहले आइए ग्रेट बियर लेक के बारे में कुछ तथ्य को जानते हैं, फैक्ट्स को। सबसे बड़ा तो यहाँ पर लिखिए कि यहाँ से आर्कटिक वृत्त गुजरती है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। पहला फैक्ट लिखिए इसको, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक वृत्त गुजरती है इस लेक से। देखिए, ये आपको क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन क्या कैसे देगा, घुमा के देगा आपको कि हम पहले भी बता चुके हैं कि जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, जो अफ्रीका का हम अध्ययन कर रहे थे वहां पर भी हम बताए थे,
कर्क रेखा हुआ, मकर रेखा हुआ, विषुवत रेखा हुआ, जो आप पुराना क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें कंट्री का नाम ज़्यादा रहता था कि किस देश से गुजरती है। लेकिन अब हाल के क्वेश्चन में कंट्री कम पूछता है, आपको लेक वगैरह दे देगा, किस ओशियन से गुजरती है, किस लेक से गुजरती है। क्वेश्चन का स्तर भी बढ़ते जा रहा है, तो आपको भी अपना स्तर बढ़ाना होगा। तो पहले अब कंट्री वगैरह कम पूछता है, लेकिन जो लेक वगैरह से गुजर रहा है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस पर आप जरूर फोकस कीजिए। तो ये ग्रेट बियर लेक आपको दे देगा कि किस लेक से ये आर्कटिक गुजरती है, तो याद रखिएगा ग्रेट बियर लेक। यहाँ एक और चीज़ लिखी है, हडसन बे है, पुराना सेगमेंट में हम शायद भूल चुके, नहीं बता पाए। हडसन बे इससे भी गुजरती है, इसको आप नोट अवश्य कर लें, यहाँ पर छुटा हुआ है। या पुराना सेगमेंट में जाइएगा जहाँ पर हम वाटर बॉडीज के बारे में अध्ययन किए हैं, वहाँ पर अगर जगह होगा तो वहाँ पर भी आप लिख लीजिएगा। हडसन की खाड़ी, हडसन बे से भी आर्कटिक वृत्त गुजरती है, वहाँ अगर जगह होगा तो वहाँ लिख लीजिएगा, या नहीं होगा तो यहीं पर लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं है। आर्कटिक वृत्त गुजरती है हडसन में। दूसरा पॉइंट लिखिए यहाँ पर, देखिए ये कनाडा का स्वतंत्र रूप से सबसे बड़ी झील है। कनाडा का स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र का अर्थ यहाँ पर हम बता रहे हैं। आप देखिएगा 5 फिंगर लेक में आपको यहाँ पर 5 गो लेक मिलेगा, तो सुपीरियर और ह्यूरॉन ये बड़ी लेक है, लेकिन ये बाउंड्री पर सीमा निर्धारण करती है, हमने 2 देश की सीमा पर है, और ये स्वतंत्र रूप से है, सिर्फ कनाडा में है। तो स्वतंत्र रूप से ये सबसे बड़ी झील है, यहाँ की सबसे बड़ी झील है। ऐसे आपको सुपीरियर और ह्यूरॉन मिलेगा, लेकिन वो दोनों आपको यूएसए और कनाडा का दोनों बाउंड्री में, दोनों देश के बीच पड़ता है, लेकिन ये अलग से है, स्वतंत्र रूप से है। तो स्वतंत्र रूप से ये सबसे बड़ी झील है। इसके बारे में एक तथ्य जानिए, इसे बहुत साफ, इसका लेक का जो पानी है वो बहुत साफ है, बहुत सफ़ेद मिलेगा। यहाँ बर्फ रहती है, बर्फ कहीं पानी है, तो बहुत ज़्यादा साफ और सफ़ेद है। जब इसकी खोज हुई थी, आप समझिए, इस पर हम बता रहे हैं आपको, जॉन फ्रैंकलिन किया था। जॉन फ्रैंकलिन 1828 में वो लिखते हैं, 1828 में किताब में अपना उल्लेख किए हैं कि इसकी सफ़ेदी इतनी थी कि जब हम एक सफ़ेद कपड़ा इसमें डाले तो 90 फीट जब वो नीचे चला गया, उसके बावजूद भी वो दिखाई पड़ रहा है, इतना सफ़ेद था इसका। 90 फीट नीचे जाने के बावजूद सफ़ेद कपड़ा दिखाई पड़ा था फ्रैंकलिन साहब, और इसको वो नोट भी किए थे सफ़ेद अपनी बुक में। और इस तथ्य को बताए थे कि यहाँ का पानी कितना साफ और कितना सफ़ेदी लिए हुए है, तो सफ़ेदी के लिए चर्चित है। एक और तथ्य जानिए, यूरेनियम का एक अयस्क होता है पिंच ब्लेड। आप अगला पॉइंट, आप पॉइंट गड़बड़ मत कीजिएगा, अगला पॉइंट यहाँ लिख लीजिए। यूरेनियम का अयस्क है पिंच ब्लेड। इस अयस्क में आपको यूरेनियम 50% के आसपास निकल जाता है। कहा जाता है इसकी बहुत बड़ी खेप सर्वप्रथम यहीं से मिली थी। हालांकि पिंच ब्लेड का खोज बहुत पहले जर्मन में मार्टिन क्लेप्रोथ कर दिया था 1789 में। मार्टिन क्लेप्रोथ पिंच ब्लेड का आविष्कारक हैं, खोजकर्ता हैं, जर्मनी के हैं। ये पहले कर दिए थे, लेकिन माना जाता है कि सबसे बड़ी खेप आपको यहीं ग्रेट बियर लेक के आसपास ही मिली थी। तो ग्रेट बियर लेक के बारे में ये तथ्य आप समझ गए होंगे, इतना याद रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 66.5 डिग्री वाला, ये आप। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा लेक पर आइए, ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट स्लेव लेक, ये दूसरा, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, यहां से मैकेंजी रिवर निकलती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से मैकेंजी रिवर निकलती है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, कहां से, किस लेक से मैकेंजी रिवर निकलती है और मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है। यहाँ मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है। ये उसके ऊपर आपको मिलेगा ब्यूफोर्ट सी,
सारा तथ्य जानिए मैकेंजी की खाड़ी। कुछ भी क्वेश्चन डाल देगा आपको। आजकल का क्वेश्चन का स्तर बहुत ऊंचा हो गया है, कुछ भी प्रश्न डाल देगा। अच्छा से फैक्ट्स को समझिए, नहीं तो पिछड़ जाइएगा। ग्रेट स्लेव लेक, यहाँ से मैकेंजी रिवर निकलती है और का उत्तर दिशा में बहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, आप जब भी ज्योग्राफी का अध्ययन कीजिएगा, उत्तर दिशा में बहने वाली नदी, हम पहले के सेगमेंट में भी हम बता चुके हैं, जो नदी उत्तर दिशा में बहती है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत कम नदी है दुनिया में। आपको एक नाइल नदी बहुत लंबी नदी है उत्तर में बहने वाली, इसके अलावा आपको बहुत लंबी नदी कहीं नहीं मिलेगी। तो ये उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है, बहने वाली नदी है। मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है। इसी को, ये ब्योफोर्ट सी का पार्ट है। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में डाल देगा कि मैकेंजी रिवर ब्योफोर्ट सी में गिरती है, तो वो भी सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैकेंजी रिवर, तो ये तथ्य बहुत अच्छा से याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर एक रोचक तथ्य ये है कि 1978 में 1978 में रूस का एक उपग्रह का नाम था कोस्मोस 954 उपग्रह, सैटेलाइट, ये यहाँ पर गिर गया था। इसका बहुत सारा मलबा जो है इसके किनारे रह गया था, मलबा। और यही 1978 की कहानी है ये। तो फिर बाद में कनाडा एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मॉर्निंग लाइट नाम था उसका, ऑपरेशन मॉर्निंग लाइट, ये चुनने के लिए, और बहुत पूरा मलबा को यहाँ से साफ किया गया था। 1978 की कहानी है। इसके बारे में एक और तथ्य को जानिए, ये करंट का क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है। कनाडा में 2010 ईस्वी से लगभग बहुत यहाँ पर ऑर्गेनाइज ये एनजीओ सब 2010 से इसके नाम को चेंज करने के लिए मुहिम चला रहा है। नाम को चेंज करने के लिए मुहिम चला रहा है, बहुत सारे संगठन खड़े हो गए हैं नाम को चेंज करने के लिए। ये याद रखिएगा। आपको पूछ सकता है कि कनाडा में किस लेक का नाम को चेंज करने के लिए संगठनों ने ये अपना रुख तैयार कर लिया है, आक्रामक रुख तैयार कर लिया है, इस टाइप से क्वेश्चन डाल सकता है। तो ग्रेट स्लेव लेक, देखिए इसके नाम में स्लेव है, स्लेव दास कहा हो जाता है, तो इनका मानना है कि ये अच्छा नाम नहीं है। उसमें भी ग्रेट शब्द है और उसके बाद स्लेव लगा हुआ है, तो नाम चेंज करने के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, आपको इसको याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे हो गया अथाबास्का लेक। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पर इस नाम की एक रिवर भी है, सबसे पहले तो ये लिख लीजिए, इस नाम की एक रिवर भी यहाँ बहती है, रिवर भी है। देखिए सबसे ज़्यादा यूरेनियम यहाँ, पहले लिख लीजिए आप, यहाँ यूरेनियम का भंडार है, यूरेनियम का भंडार है। आप सबसे ज़्यादा यूरेनियम याद रखिएगा कजाकिस्तान में है। जब हम सेंट्रल एशिया पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान लगभग 43% है यूरेनियम, सबसे ज़्यादा। आज के दिन में, आज के दौर में अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उसमें अगर आपके पास यूरेनियम है तो समझिए आप बहुत धनी हैं। यूरेनियम का डिमांड सबसे ज़्यादा है। तो कजाकिस्तान में सेकेंड पोजीशन पर कनाडा ही आता है, लगभग यह 13% प्रोड्यूस करता है उत्पादन कनाडा। तो ये जो 13% कर रहा है, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको इसी लेक के किनारे मिलेगा, अथाबास्का लेक। अथाबास्का लेक के किनारे यहाँ पर यूरेनियम का भंडार मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, पूछता भी है कि कनाडा में किस लेक के किनारे सबसे ज़्यादा यूरेनियम है या सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार है, निकाला भी जाता है यहाँ से। तो आप अथाबास्का लेक का नाम इंगित करेंगे। फर्स्ट तो कजाक है, सेकेंड कनाडा ही है। इसके बारे में एक और जानिए, यहाँ पर
निकालने वाले, जैसे जैसे मजदूर हो गया, अधिकारी हो गया, ये सब एक शहर यहाँ विकसित हो गया है यूरेनियम की खदान से जुड़ा हुआ। और शहर का नाम आपसे पूछ सकता है, सस्का चेवान, TCH चवान, सस्का चवान सिटी। आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि यूरेनियम खदान से एक सिटी कनाडा में सिटी बन गई है, उस सिटी का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट सिटी है सस्केचेवान, याद रखिएगा। देखिए इसके बाद विनीपेग लेक। विनीपेग लेक देखिए, एक कभी कभी आपको उत्तर से दक्षिण लेक का क्रम सजाने के लिए भी दे देगा, ग्रेट बियर लेक क्रम सजाने के लिए। तो एक लेक और इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ बीच में लिख लें, रेनडियर लेक। रेनडियर लेक अगर आपको दे दिया क्रम सजाने में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा लेक है, रेनडियर लेक याद रखिएगा। 3 और 4 के बीच में रेनडियर लेक मिलेगा। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का लेक, उसके बाद रेनडियर लेक छोटा सा मिलेगा, तब विनीपेग लेक मिलेगा। तो ये आप क्रम सजाने, इसको लिख लीजिए यहीं पर, ऐसे करके लिख लीजिए, ताकि आपको जब क्रम सजाने में अगर आपको क्वेश्चन में ये इसका नाम दे देगा तो आप वहाँ पर कवर कर लीजिएगा। विनीपेग लेक, यहाँ से देखिएगा एक नेल्सन रिवर निकलती है, नेल्सन नदी, नेल्सन नदी निकलती है, नेल्सन नदी निकलती है। और ये आपको हडसन की खाड़ी में गिरती है, उत्तर पश्चिम जाते हुए, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व की ओर दिशा में बहती हुए हडसन की खाड़ी में गिरती है। देखिए इस फैक्ट्स को यहां थोड़ा समझिए। यहां पर आपको शीतोष्ण घास के मैदान मिल जाएंगे, शीतोष्ण घास के मैदान, इस पर हम आएंगे। ये घास के मैदान का हम एक कंप्लीट क्लास करेंगे, शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान, इस पर एक कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर शीत और उष्ण का मिलन जहाँ पर होता है उसको शीतोष्ण बोलते हैं। घास के मैदान, इसको यहाँ पर प्रेरीज बोलते हैं, प्रेरीज। लंबे लंबे घास के मैदान होते हैं, लंबे लंबे घास के मैदान होते हैं, ये मुलायम भी होता है। प्रेरीज के आसपास घास, सिर्फ घास ही नहीं होता है, गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, उत्पादन। तो यहाँ पर शीतोष्ण के कारण, मैदान के कारण यहाँ गेहूं की उत्पादकता बहुत ज़्यादा है। यही समझिए कि पूरी कनाडा का जितना भी गेहूं होता है उसका 3/4 ये विनीपेग में होता है, 3/4 भाग, लगभग 75% विनीपेग में। इसलिए विनीपेग को, यहाँ पर एक विनीपेग सिटी भी बस गई है, विनीपेग सिटी, विनीपेग लेक के किनारे विनीपेग सिटी। और इसको विश्व की गेहूं मंडी बोलते हैं। इसको बहुत अच्छा से लिखिए, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। विश्व की गेहूं मंडी, विश्व की गेहूं मंडी इसको बोला जाता है, विनीपेग को। वर्ल्ड व्हीट मार्केट, वर्ल्ड व्हीट मार्केट, विश्व की गेहूं मंडी, विनीपेग सिटी। क्यों का भी कारण हम बताएं कि ये शीतोष्ण घास के मैदान के कारण यहाँ गेहूं, घास के मैदान के अलावा यहाँ गेहूं भी बहुत ज़्यादा होता है उत्पादन, लगभग 3/4। इस कारण यहाँ पर विश्व की, इसको गेहूं मंडी बोला जाता है, विनीपेग को। देखिए इस अच्छे से तथ्य को समझिए, सारा चीज़ अब आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। यहाँ पर देखिए, जब चारा का बहुत अच्छा है, लंबे लंबे घास के जो मैदान हैं, तो यहाँ चारा का प्रबंध हो गया। चारा का जब देखिए, आपको USA और कनाडा में ये दोनों सम्मिश्रण आपको खूब मिलेंगे। लंबे लंबे घास के मैदान हो गए तो यहाँ चारा का प्रबंध हो गया, तो यहाँ पर जानवर, यहाँ के मांसल काफ़ी होने लगते हैं घास के मैदान के कारण। इस कारण यहाँ पर विनीपेग में मीट प्रोसेसिंग उद्योग भी काफ़ी चर्चित है, मीट प्रोसेसिंग उद्योग, इंडस्ट्रीज। दोनों का कारण एक ही है, गेहूं का भी, जो विश्व की गेहूं मंडी बताए, और मीट प्रोसेसिंग का भी, ये शीतोष्ण प्रेरीज।
आप जब मेंस का भी एग्जाम देंगे तो वहाँ भी इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा, बस इसको सिर्फ व्याख्या कर देना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसलिए आप फैक्ट्स को अच्छा से समझिए कि क्यों बोलते हैं, रटने का कोशिश मत कीजिए। मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और ये सिर्फ इतना ही याद कर लीजिएगा कि ये प्रेरी से है, तो आप अपने फैक्ट्स को समझे रहिएगा तो आप अपने मन से व्याख्या कर दीजिएगा। तो अब ये आ गए, ये 4 लेख जो भी हम पढ़ाए, या रेंडेड लेख लिखे 5 लेख हो गया, ये आपको कनाडा का लेख है, याद रखिएगा। अब 1-2 इंपॉर्टेंट है आपको यूएसए का लेख, तो अब उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, अब यूएसए के लेख के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला तो ये ग्रेट साल्ट लेक, पहला पढ़ते हैं ग्रेट साल्ट लेक। देखिए, ये पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा झील है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है ग्रेट साल्ट लेक। यहाँ कोलोराडो का पठार मिलेगा आपको। सेकेंड पार्ट में हम बताए थे कोलोराडो के पठार के पास, कोलोराडो का पठार इस अंतर माउंटेनियल, इंटर माउंटेनियल, अंतर महादेशीय, ये अंतर पर्वतीय ये पठार हैं। अंतर पर्वतीय पठार के बारे में बताए थे कि ये 2 पर्वत के बीच होता है। ये किसके किसके बीच है? कैस्केडी और रॉकी के बीच है। याद कीजिएगा, पुराना में हम बता चुके हैं इसको, पुराने पार्ट में। ये अंतर पर्वतीय पठार हैं, इंटर माउंटेनियल इसको बोला जाता है, माउंटेनियल प्लेट्यू हैं, जो कैस्केडी और रॉकी के बीच में है। बहुत चर्चित है ये ग्रेट साल्ट लेक, बहुत विशाल है, खारे पानी की है। और यहाँ चूंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाष्पिक पानी निकलने का एक ही मार्ग है, वाष्पीकरण होता है। तो लवण की सांद्रता बहुत ज़्यादा है, लवण की सांद्रता लगभग 220 प्रति हजार। लवणता याद रखिएगा, आपको हजार में निकाला जाता है, 220 लगभग। इतना ही आपको जॉर्डन में जो मृत सागर है उसका भी इतना ही है, 220 नहीं, मृत सागर का ज़्यादा है, 330 के आसपास है। और टर्की का जो वॉन झील है उसके आसपास ये है, शायद 220 होगा। ठीक है, इसको हम बताएंगे। ये 220 है, इसको लिख लीजिए, जब उधर जाएंगे तो बताएंगे हम। अब आइए सेकेंड, मीड लेक, मीड लेक के बारे में। इसको मिटा देते हैं। दूसरा, ये पहला। अब आइए मीड लेक, ये पहला बता दी, ग्रेट साल्ट लेक, मीड लेक। मीड लेक के बारे में थोड़ा जान जाइए। मीड लेक ये मानव निर्मित है, कोलोराडो के पठार से ये भी निकलती है नदी, और कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। रिवर का नाम, सॉरी, रिवर पठार लिख दिया, कोलोराडो रिवर होगा ना, कोलोराडो रिवर पर है, मानव निर्मित है, और कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। देखिए यहाँ पर एक मानव निर्मित है, इसका अर्थ है कि यहाँ डैम होगा,
ये डैम कई बार परीक्षा में पूछा गया, कई बार। आप पुराना क्वेश्चन बैंक उल्टाइए, कोई चीज़ का, एसएससी का उल्टाइए, यूपीएससी का उल्टाइए, आपको मिलेगा ये नाम, हूबर बांध। यूपीएससी में भी आपको कई बार इस पर पूछा है। देखिए इसका दो नाम था, पहले इसको बोल्डर बांध भी बोलते थे, ये दोनों याद रखिएगा। बाद में इसका नाम चेंज होकर हूबर बांध किया गया। पहले इसका नाम बोल्डर बांध था, पुराना बोल्डर बांध था, और हाल में हो गया हूबर बांध। आपको कई बार मिलेगा हूबर बांध किस नदी पर है, तो कोलोराडो नदी पर है। यहीं पर मानव निर्मित जो लेक बन गया है उसको मिड लेक कहते हैं। इससे भी एक और इस फैक्ट जानिए, यहाँ पर एक शहर विकसित हो गई है, लॉस वेगास। लॉस वेगास शहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। आप 70-80 का अगर कोई फिल्म देखिएगा, ये किसके लिए चर्चित है बता रहे, उसमें उस गेम में आपको कैसीनो काफ़ी मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि उस वक्त का यहाँ का जो फिल्म निर्माता वगैरह था वो लॉस वेगास के कैसीनो से ही प्रभावित होकर अपने फिल्म में वो सीन डाला करता था। कैसीनो के लिए चर्चित है लॉस वेगास। समझिए कि बॉलीवुड की पुरानी फिल्म 70-80 की लॉस वेगास से भी प्रभावित रही है। तो ये हो गया लेक के बारे में। अब अगले सेगमेंट में हम 5 फिंगर लेक के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि लेक, हम पहले भी बताया कि लेक और उससे जुड़े हुए शहर वगैरह के बारे में बहुत क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको हमने 2 भाग में बांट दिया। एक 5 फिंगर लेक के बारे में अलग बताएंगे, और ये अलग के बारे में सोचे बताते हैं। नहीं तो बोझिल भी हो जाता, अगर दोनों को हम मिला देते तो लंबा भी हो जाता वीडियो और बोझिल भी हो जाता आप लोगों के लिए, इसलिए इसको हमने अलग अलग कर लिया है। अब नेक्स्ट अगले सेगमेंट में हम 5 फिंगर लेक के बारे में पूरा बताएंगे, 5 फिंगर लेक के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, ये कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।